आज है 14 मार्च शनिवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे देश और दुनिया की उन घटनाओं की जिनका सीधा असर समाज, कानून और कूटनीति पर पड़ रहा है। एक तरफ जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नमाजियों की संख्या तय करने पर उत्तर प्रदेश प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है, वहीं दूसरी ओर मकतूब मीडिया के हवाले से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का एक विवादित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बंगाली मुसलमानों को राज्य छोड़ने पर मजबूर करने की बात कही है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कैसे द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत तो रद्द हो गई है, लेकिन विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अब तेल के कुओं तक पहुंच गया है जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट गहराने लगा है। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल जिले की एक मस्जिद में रमजान के दौरान नमाज अदा करने वालों की संख्या सीमित करने के उत्तर प्रदेश प्रशासन के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने 27 फरवरी को पारित आदेश में स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। अदालत ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मुंजिर खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य के इस तर्क को अमान्य कर दिया कि सुरक्षा के नाम पर नमाजियों की संख्या 20 तक सीमित की जानी चाहिए। अदालत ने 16 मार्च को अगली सुनवाई तय की है और कहा है कि शांतिपूर्ण इबादत सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई हिरासत को रद्द कर दिया है। सरकार लद्दाख में शांति और आपसी विश्वास का माहौल बनाना चाहती है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने द हिंदू को बताया कि रिहाई के बाद वांगचुक आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाएंगे लेकिन लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग को बातचीत के जरिए आगे बढ़ाएंगे। वहीं द हिंदू की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे नागरिक समाज समूहों ने स्पष्ट किया है कि वांगचुक की रिहाई के बावजूद लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पल्लवी स्मार्ट की रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र में रसोई गैस की कमी से पीएम पोषण योजना बुरी तरह प्रभावित हो रही है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक शरद गोसावी ने भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को पत्र लिखकर प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर देने की मांग की है। 10 मार्च से स्वयं सहायता समूहों को गैस आपूर्ति रोक दी गई है जिससे 95 लाख छात्रों का मध्याह्न भोजन खतरे में पड़ गया है। दूसरी ओर इंडियन एक्सप्रेस की एक दुखद रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइन में खड़े 70 वर्षीय कढ़ाई कामगार मुख्तियार अहमद की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनके भतीजे मोहम्मद वसी ने बताया कि वे गैस एजेंसी पर घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। निर्भय ठाकुर की खबर के अनुसार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पनवार ने कहा कि इस स्तर पर यह याचिका कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास ने यह याचिका दायर कर कपिल मिश्रा पर दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया था। इससे पहले के एक मजिस्ट्रेट ने मिश्रा के बयानों में विरोधाभास पाया था लेकिन सत्र न्यायालय ने उस आदेश को रद्द कर दिया था। 2020 के इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में नौकरी के झांसे में फंसे लुधियाना के 21 वर्षीय युवक समरजीत सिंह की यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर मौत हो गई है। समरजीत को जुलाई में नौकरी का वादा करके रूस बुलाया गया था और फिर जबरन रूसी सेना में भर्ती कर दिया गया। उनके पिता चरणजीत सिंह ने पीटीआई को बताया कि उनके बेटे को बिना किसी सैन्य प्रशिक्षण के युद्ध में भेज दिया गया था। समरजीत का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा और लुधियाना में उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने आरोप लगाया है कि एजेंट युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। मकतूब मीडिया के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक नया विवादित बयान दिया है। पंचायत आज तक कार्यक्रम में बोलते हुए शर्मा ने कहा कि राज्य से 70 लाख बंगाली मुसलमानों को बाहर निकालना मानवीय रूप से संभव नहीं है। इसके बजाय उनकी सरकार एक ऐसा माहौल बनाएगी जिससे वे खुद राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। शर्मा ने कहा कि उन्हें इतना परेशान किया जाए कि उनका दम घुटने लगे और वे खुद चले जाएं। उन्होंने मुस्लिम रिक्शा चालकों को कम पैसे देने का भी उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री ने अपने उस विवादित वीडियो का भी बचाव किया जिसमें वे प्रतीकात्मक रूप से मुसलमानों पर गोली चलाते नजर आए थे। विपक्ष ने इस तरह के नफरत भरे भाषणों की कड़ी निंदा की है।
अल जजीरा के संवाददाता मोहम्मद वल और रोसेलैंड जॉर्डन की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग द्वीप पर सैन्य ठिकानों पर बमबारी की पुष्टि की है। ये द्वीप ईरान के 90% तेल निर्यात का केंद्र है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक करता है तो तेल सुविधाओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। इस युद्ध से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। वहीं एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है जिसमें युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान के यूरेनियम को रूस ले जाने की बात कही गई थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए शंघाई ब्यूरो चीफ एलेक्जेंड्रा स्टीवेंसन की रिपोर्ट बताती है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी तेल की कीमतों के बीच चीन को बड़ा फायदा हो रहा है। चीन ने पिछले कुछ दशकों में इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा में जो भारी निवेश किया था वह अब रंग ला रहा है। चीन में बिकने वाली आधी नई कारें अब इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड हैं। चीन ने सौर, पवन और पनबिजली ऊर्जा के जरिए विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता काफ़ी कम कर ली है और ऊर्जा संकट से खुद को सुरक्षित कर लिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने लोकसभा में ट्रांसजेंडर पसंद संशोधन विधेयक पेश किया है। इस नए प्रस्ताव में स्व अनुभूत लैंगिक पहचान के अधिकार को हटाने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि अब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी लैंगिक पहचान तय नहीं कर सकेगा। नए नियम में पहचान तय करने के लिए जैविक या सामाजिक श्रेणियों को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा जेंडर सर्टिफिकेट देने से पहले जिला मजिस्ट्रेट को एक मेडिकल बोर्ड की सिफारिश देखनी होगी। देशभर के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। द ऑब्जर्वर पोस्ट की दो अलग अलग रिपोर्ट देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को रेखांकित करती हैं। पहली रिपोर्ट के अनुसार मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले में चुनाव से जुड़े विवाद के बाद हुई हिंसा में एक मस्जिद और 30 दुकानों को आग लगा दी गई। इस घटना के बाद डर के मारे कई मुस्लिम परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। दूसरी रिपोर्ट हरियाणा के रोहतक जिले की है जहां बनियानी गांव में होली के दिन हुई हिंसक झड़प के बाद करीब 2 दर्जन दलित परिवार अपने घरों पर ताले लगाकर गांव से पलायन कर गए हैं। तनाव के कारण कई छात्र अपनी बोर्ड परीक्षा भी नहीं दे सके। आखिर में एक अच्छी खबर पर्यावरण जगत से। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में एक दुर्लभ पौधे की प्रजाति को 189 वर्षों के बाद फिर से खोज निकाला है। हैनकेलिया मोनोफिले नामक इस पौधे को आखिरी बार 19वीं सदी की शुरुआत में देखा गया था। ये हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी खोज है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। खबरों की सत्यता और गहराई से जुड़े रहने के लिए हमें सुनते रहें। आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, स्पॉटिफाई और लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।